वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच स्टार्ट हो रही 5 टी20 मैचेस की सीरीज, जिसके पहले 2 टी20 मैचेस खेले जाएंगे सबाना पार्क किंगस्टन जमैका के उस मैदान पर, जहां पर अपने दोनों इसी मैच के अंदर आंद्रसल खेल करके उसके बाद टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लेंगे। वेस्ट इंडीज के लिए फिलहाल अवेलेबल होंगे नहीं पहले 2 टी20 मैचेस के बाद। और आपको यह भी बता दूं कि आंद्रसल का यह होम ग्राउंड भी होने वाला है, सबाना पार्क किंगस्टन जमैका का मैदान, जहां पर पहला मैच जो भारत के समय के हिसाब से तो 21 जुलाई को सुबह 5:30 बजे स्टार्ट होगा, लेकिन वहां के लोकल टाइम के हिसाब से अगर हम बात करें तो 20 जुलाई को रात को 8 बजे से मैच स्टार्ट होगा, यानी कि एक रात वाला टी20 मैच, जिस पर ऐसी पिच में देखने को मिल सकती है जो कि पूरी तरह से हार्ड होगी, बैटिंग पिच होगी, ड्राई भी होगी और पूरे दिन के दौरान यहां पर धूप पड़ी होगी। तो कोई भी टीम जब यहां पर टॉस जीतेगी तो देखने जाएगी पिछले 4 मैचेस के रिजल्ट्स, या बेसिकली अगर हम देखेंगे इतिहास यहां का जो कुल टोटल अगर रहा है तो केवल 9 टी20 इंटरनेशनल मैचेस इस ग्राउंड पर खेले गए हैं, जहां पर 5 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम, 4 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीमें मैचेस जीती हैं। लेकिन उसमें भी अगर आप रिसेंट के देखें, जो 2024 में 4 मुकाबले यहां पर खेले गए थे, तो 2 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम, 2 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीमें मैचेस जीती हैं, जो दिखाता है ओवरऑल अगर आप देखें इतिहास से भी और लास्ट के 4 मैचेस के भी को भी देखने के बाद कि ये जो पिच होती है काफी हद तक न्यूट्रल होती है, चाहे पहले बैटिंग करिए चाहे सेकंड बैटिंग करिए, कोई एक्स्ट्रा हेल्प यहाँ पर पिच से किसी भी तरीके की बैटिंग को या बॉलिंग को मिलती हुई आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। हालांकि स्कोर कार्ड पर अगर आप जाकर के देखें तो जो सबसे लास्ट मैच यहाँ पर खेला गया था, जहां पर साउथ अफ्रीका के 163 के स्कोर को चेस करते हुए वेस्ट इंडीज की टीम ने 165 रन बना दिए थे 2 विकेट के नुकसान पर और 8 विकेट से मैच को जीता था। जबकि पावर प्ले के दौरान पहली इनिंग में जरूर यहां पर 45 के स्कोर पर 2 विकेटें गिर गई थी, लेकिन बाकी मैचेस में देखेंगे तो एक और मैच यहां पर रहा था जो कि न्यूजीलैंड वेस्ट इंडीज का हुआ था, जहां पर न्यूजीलैंड की टीम ने 145 रन बना दिए थे 7 विकेट का नुकसान पर, 4 विकेटें पेस और 3 विकेटें स्पिन ने ली थी। पावर प्ले में इनकी भी शुरुआत थोड़ी सी संभल करके ही हुई थी, लेकिन उसके बाद वेस्ट इंडीज ने उस स्कोर को भी चेस करके 8 विकेट से मैच को जीता था। लेकिन बाकी 2 जो और मैचेस हुए, जहां पर वेस्ट इंडीज ने 207 रन बनाए 7 विकेट के नुकसान पर, साउथ अफ्रीका केवल 191 रन बना पाई 7 विकेट के नुकसान पर, यहां पर वेस्ट इंडीज की टीम ने 175 रन बनाए 8 विकेट के नुकसान पर, साउथ अफ्रीका 147 रन ही बना पाई और टीम ऑल आउट हो गई और वहां पर मैचेस हार गई। तो एक ही चीज आपको यहां पर कॉमन देखने को मिलेगी कि 4 मुकाबले जो पिछले इसी ग्राउंड पर खेले गए हैं, चारों वेस्ट इंडीज ने जीते हैं, चाहे उसने पहले बैटिंग करी हो और चाहे पहले बॉलिंग करी हो, और उसमें सामने की टीम चाहे न्यूजीलैंड की रही हो चाहे साउथ अफ्रीका की रही हो, उनको इन्होंने हराया, यानी कि 2 बड़ी बड़ी टीमों को हरा चुकी है ये टीम। तो निश्चित तौर पर इस ग्राउंड पर जो वेस्ट इंडीज का रिकॉर्ड है वो इनको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी निश्चित तौर पर गेम में बना करके रखने वाला है, जिसके खिलाफ अभी वेस्ट इंडीज की टीम आपको पता ही होगा एक हॉरर सीरीज गई है, टेस्ट सीरीज, जिसमें 3-0 से क्लीन स्वीप हो गया वेस्ट इंडीज का अपने होम ग्राउंड पर ही, और आखिरी इनिंग तो आपको याद ही होगी 27 के स्कोर पर टीम ऑल आउट हो गई थी। तो निश्चित तौर पर हालांकि उस स्क्वाड के अंदर ऑस्ट्रेलिया की टीम में जो प्लेयर्स थे उसमें केवल 4 ही प्लेयर फिलहाल इस टी20 स्क्वाड में हैं, और उसमें से भी केवल 2 प्लेयर हैं जो प्लेइंग 11 में खेले थे, जिनके बारे में आगे हम बात करेंगे। बाकी स्पिन को 19 तो पेस को 29 विकेटें जो इन चारों मैचेस में मिली हैं, उसमें भी पेस को जो 29 विकेटें मिली है 20 पहली इनिंग के अंदर ही आ गई हैं, स्पिन को दोनों इनिंग्स में लगभग बराबर मात्रा में विकेटें मिली है, जो दिखाता है कि भले ही इस मैदान पर मामला काफी बराबरी का रहा हो पहली और सेकंड इनिंग में बैटिंग करने को लेकर के, लेकिन जो भी टीम यहां पर टॉस जीतेगी, जो पेस और बाउंस यहां पर इस पिच पर मिलता है उसका फायदा उठाने के लिए कोई भी टीम पहले बॉलिंग करना प्रेफर करेगी। ये चीज हमने इस पिच रिपोर्ट को देख करके समझा है, जहां पर मामला ना सिर्फ आंकड़ों के हिसाब से बराबर है बल्कि बैटर्स और बॉलर्स को भी काफी बराबर मात्रा में यहां पर हेल्प होती है। तो एक्चुअली आज के इस मैच की पिच कैसी होने वाली है, पीछे तो हमने इतिहास की बात कर ली, लेकिन प्रेजेंट में जो पिच आज के इस मैच में मिलेगी वो कैसी है देखने में, वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर बताने वाला हूं। उसकी बेसिस पर फाइनल टीम क्या आपको बनकर मिलेगी वो भी आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर ही बताने वाला हूं। तो जाकर के दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो जाइए लिंक्स को क्लिक करके सिंपल दोनों चैनलों को ज्वाइन कर लीजिए। अब यहाँ पर आइए देखते हैं वेस्ट इंडीज की तरफ से क्या प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर आज के इस मैच में हो सकता है, जहां पर एमिल लेविस ओपन करेंगे ब्रेंडन किंग के साथ, इसके बाद कप्तान शाई होप नंबर 3 पर, फिर रोस्टन चेजर, सरफेन रदरफोर्ड है, रोमन पावेल हैं, जो कि हो सकते हैं आज के इस मैच के बाद वेस्ट इंडीज के लिए बेसिकली इंटरनेशनल टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर। क्रिस गेल से 25 रन ही दूर हैं। बाकी आंद्रे रसल, जिनका यह सेकंड लास्ट मैच है पूरे टी20 करियर का, अपने होम ग्राउंड पर खेलेंगे, और बाकी रोमारियो शेफर्ड है, जेसन होल्डर है, अकील हुसैन है, अल्जारी जोसेफ है। ये इसमें अकील हुसैन भी अभी एमएलसी खेल करके आए हैं, काफी बढ़िया बॉलिंग परफॉर्मेंसेज उन्होंने वहां पर दे रखी थी। बाकी बेंच बर्निंग के पास मैथ्यू फोर्ड है। हालांकि मैथ्यू फोर्ड का जो नाम आप देख रहे हैं, ये पहले 2 टी20 मैचेस के लिए स्क्वाड में है नहीं। पहले 2 टी20 मैचेस में जब आंद्रे रसल खेल लेंगे और रिटायर हो जाएंगे, तो उनके उसके बाद आकर के जब सेंट किट्स पर ये मैचेस होने शुरू होंगे आखिरी 3, तो वहां पर आकर के मैथ्यू फोर्ड ज्वाइन करेंगे। बाकी गुदा केस मोती भी है, सिमरन हेटमायर भी है, और बाकी 2 नए प्लेयर हैं, जेबल एंड्रो, जेदाया ब्लेड्स, उसमें से देखते हैं किसी को मौका मिलता है या नहीं। बाकी पावर प्ले और डेथ ओवर में कौन कौन बॉलिंग करेगा उसके नाम भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, और उसको देखने के बाद आइए ये भी देख लेते हैं कि
के एक्सपीरियंस कैसा है टी20 क्रिकेट में। जैसा मैंने आपको बताया अभी कुछ देर पहले ना कि जो इनके प्लेयर हैं यहाँ पर रोमन पावेल 95 टी20 मैच खेल चुके हैं, 1875 रन बना चुके हैं। 25 रन इनको चाहिए सरपास करने के लिए क्रिस गेल को, जो कि 1899 रन बनाए रखे हैं उन्होंने वेस्ट इंडीज के लिए। 26 का बैटिंग एवरेज है, 29 का पहले इनिंग में, 25 का सेकेंड इनिंग में। ठीक उसी तरह से बाकी प्लेयर्स का भी पूरा करियर आप यहाँ पर देख सकते हैं, करियर कैसा चला है, जिसमें टॉप ऑर्डर के जो प्लेयर्स है खास करके एविन लेविस, ब्रेंडन किंग, टी20 करियर तो इनका निश्चित तौर पर काफी बेहतर रहा है। और उसके बाद बॉलर्स का भी करियर कैसा चला है कि कितने मैचेस खेले, कितनी विकेटें चटकाई, और उसमें पहली इनिंग में कितनी गेंदें लगी हैं एक विकेट चटकाने में, सेकेंड इनिंग में कितनी गेंदें लगी हैं। तो एक चीज आपको बड़ा कॉमन दिखाई पड़ेगा, रोमारियो सेफर्ट को छोड़ करके ज्यादातर आपको वेस्ट इंडियन जो बॉलर्स हैं ना, वो पहली इनिंग के मुकाबले, पहली इनिंग में देखेंगे ज्यादा इनको बॉलें लगती हैं, सेकेंड इनिंग के मुकाबले एक विकेट चटकाने में। तो काफी हद तक वेस्ट इंडीज की एक ऐसी यूनिक टीम है जहां पर एक दो बॉलरों को छोड़ करके ज्यादातर बॉलर ऐसे हैं जो सेकेंड इनिंग में स्कोर को डिफेंड करते हुए ज्यादा बेहतर करते हैं पूरे टी20 करियर के दौरान। जिसमें आपको मैंने बताया कि जेवल एंड्रू, जेदाया ब्लेट्स दो नए नाम हैं। जेवल एंड्रू जो विकेट कीपर बैटर है, 10 मैच में 203 रन बना चुके हैं डोमेस्टिक टी20 में, और जेदाया ब्लेट्स तो अभी तक डोमेस्टिक टी20 भी नहीं खेले हैं, लीस्ट है यानी कि वनडे डोमेस्टिक में 14 मैच में 31 विकेट ले चुके, बहुत अच्छे बॉलर हैं दिखने में। बाकी इसके बाद आकर के रिसेंट फॉर्म में देख लीजिए और समझने की कोशिश करिए कि कौन कैसे फॉर्म में है। तो इसमें एमिन लेविस, जिनका अगर आप देखेंगे तो इनके साथ वही प्रॉब्लम होती है, कंसिस्टेंसी का इश्यू अगर यहाँ पर देखें तो एक 51 रन की पारी है, यहाँ पर एक 39 की पारी है, यहाँ पर एक 49 की पारी है, बीच में आपको कुछ दिखाई पड़ेगा ही नहीं। वहीं पर ब्रेंडन किंग के साथ भी वही प्रॉब्लम आपको दिखाई पड़ेगी, ये एक 59 की पारी है। बाकी सभी मैचेस में देखेंगे तो निश्चित तौर पर दहाई का आंकड़ा पार करना भी मुश्किल हो गया है। उसमें साई होप जो देखते खेलते दिखाई पड़ेंगे, ये थोड़े से कंसिस्टेंट हैं इस पूरे बैटिंग ऑर्डर में। अगर आप देखें टॉप 3 में ज्यादा बेहतर कंसिस्टेंसी के साथ रन बनाते दिखाई पड़े हैं। और जब अपनी फैंटेसी की टीम आप आज बनाने जाएंगे ना, तो वेस्ट इंडीज की तरफ से देखेंगे तो साई होप ऑलमोस्ट आपको सभी की टीम में देखने को मिलने वाले हैं, और उसी में आंद्रे रसल, रोमारियो सेफर्ट भी सभी की टीम में देखने मिलने वाले हैं, और जेसन होल्डर भी। तो ज्यादातर लोगों की टीम में 4 ही वेस्ट इंडियंस हैं, उसमें 3 तो ऑलराउंडर्स ही हैं, बॉलिंग ऑलराउंडर्स। उसमें आंद्रे रसल निश्चित तौर पर थोड़ा सा ऊपर बैटिंग करने आएंगे, और साई होप ही एक ऐसे भरोसेमंद खिलाड़ी लोगों को दिखाई पड़ रहे हैं, जिसी वजह से लोग ने केवल 4 ही प्लेयर ओवरऑल मिलाकर के वेस्ट इंडीज की तरफ से अपनी टीम में रखा है। और ये चारों में से निश्चित तौर पर साई होप तो अपना सिलेक्शन जस्टिफाई करते भी हैं, उसमें कोई डाउट है नहीं, इनको लेकर के जाना भी चाहिए, टीम के कप्तान भी हैं। बाकी रसल की बात करें तो इनका जैसा फॉर्म रिसेंट टाइम में रहा है ना, निश्चित तौर पर इनको भी अब ड्रॉप नहीं कर सकते। बॉलिंग से ज्यादा बैटिंग इन्होंने काफी खतरनाक तरीके की करी है रिसेंट टाइम में। और उसमें अगर हम बात करें रोमारियो सेफर्ट, जिनको आपको याद ही होगा, इनका काफी बड़ा रोल रहा आरसीबी को आईपीएल जिताने में, उसके बाद भी काफी अपना अच्छा फॉर्म इन्होंने मेंटेन रखा हुआ है, जबरदस्त ऑप्शन है। और उसके साथ साथ जेसन होल्डर, ये तो एक बेहतरीन बॉलर हैं ही, और खास करके ऐसी पिचेस पर जहां पर अच्छा पेस और बाउंस मिले और जो खुद इनकी हाइट है, तो निश्चित तौर पर ऐसे पिचेस पर तो और खतरनाक हो जाते हैं। तो ये जो चारों प्लेयर सभी की टीम है अपना सिलेक्शन 100% जस्टिफाई करते हैं, और ये मैं भी कहूंगा कि चारों प्लेयर तो आपकी टीम में होने भी चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप देखें तो अल्जारी जोसेफ हैं, जिनका फॉर्म निश्चित तौर पर ठीक ठाक सही है, लास्ट के 2 मैच में विकेट जरूर नहीं है, लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें तो मल्टीपल विकेट चटकाते रहे। बाकी अकील हुसैन, जो अभी एमएलसी में शानदार बॉलिंग परफॉर्मेंसेस देकर के आए हैं, और वो भी बैटिंग पिचेस पर, तो निश्चित तौर पर ये भी एक ऑप्शन बन जाते हैं जिनके ऊपर आप नजर बना करके रख सकते हैं। ट्राई करना है या नहीं करना है उसको भी हम आगे चल करके देखेंगे। बाकी बेंच पर जितने भी नाम हैं उनके भी आंकड़े आप देख करके अगर आप रखें तो गुदाकेश मोदी भी बढ़िया फॉर्म में है, और बाकी प्लेयर निश्चित तौर पर उसमें से अगर आप देखें जेदाया ब्लेट्स, जो कि वनडे डोमेस्टिक में निश्चित तौर पर काफी कमाल करके आए हैं, ये भी अगर खेलते हैं तो शुरुआती पावर प्ले के ओवर्स के लिए बड़े अच्छे ऑप्शन है। और जैसा कि बाकी मिडिल ऑर्डर आपको दिखाई पड़ रहा है, चाहे रोमन पावेल हो, सरफेन रदरफोर्ड हो और रोस्टन चेज हो, उसमें रोस्टन चेज की यूटिलिटी काफी अच्छी है एज ए बैटर और एज ए बॉलर, तो ये भी शानदार एक डिफरेंशियल ऑप्शन हो सकते हैं टीम में आने के लिए। तो निश्चित तौर पर वेस्ट इंडीज की एक ऐसी टीम जिसके बैटर्स के ऊपर आप बहुत ज्यादा भरोसा कर नहीं सकते कि उनके रन बनेंगे कि नहीं बनेंगे, तो सेफ खेलना है, काफी हद तक सिक्योरिटी के साथ आपको जाकर के विनिंग करनी है ना, तो ये तीनों ऑलराउंडर तो पक्के तौर पर, साई होप भी आपके टीम में निश्चित तौर पर आ सकते हैं, लेकिन साई होप से भी बेटर है कि आप रोस्टन चेज के साथ चले जाइए, या दोनों को, पांचों प्लेयरों को लेकर के जाइए, ये ज्यादा बेटर ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं अगर आप सेफ्टी के साथ जाना चाहें। बाकी अल्जारी जोसेफ ने तो अभी रिसेंटली जो टेस्ट सीरीज हुई उसमें भी कमाल की बॉलिंग करी ऑस्ट्रेलिया के ही खिलाफ। बाकी टी20 के हिसाब से देखें तो अकील हुसैन भी अच्छे फॉर्म में है, होल्डर तो निश्चित तौर पर सभी टीम में रहेंगे ही, और बैटिंग में निश्चित तौर पर कंसिस्टेंसी का इश्यू जो दिखाई पड़ा, उसी की बेसिस पर अगर आप देखें ना तो ज्यादा प्लेयर आपको एज ए बैटर टीम में आते दिखाई पड़ते नहीं। लेकिन जब आप हेड टू हेड के स्टैट्स देखने जाते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 में
कैसा परफॉर्मेंस रहा है इन सभी वेस्ट इंडियन प्लेयर्स का, तो वहां पर आपको एक स्टैंड आउट परफॉर्मर दिखाई पड़ते हैं एमिल लेविस। लेकिन जो इनके 4 मैच में 139 रन है, उसी में एक ही मैच में 79 इनिंग आ गई है, यानी कि बाकी जो सारे मैचेस इन्होंने खेले हैं 50 रन 3 मैचेस में है उसके अलावा। तो जो इनका आपने रिसेंट फॉर्म में देखा था ना, जो इनका प्रॉब्लम है कंसिस्टेंसी को लेकर के, वही सेम चीज आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। लेकिन निश्चित तौर पर ओवरऑल आंकड़े बाकी चाहे जो भी बैटर हों, यानी कि दोनों जो नंबर 2 नंबर 3 के खिलाड़ी हैं, इवन साई होप से भी बेहतर आंकड़े हैं। बाकी रोस्टन चेज जरूर अपने यूटिलिटी दिखाते हैं, 2 मैच में 37 रन 2 विकेट के साथ। बाकी सरफेन रदरफोर्ड के 3 मैच में 74 रन है, लेकिन उसी में एक ही मैच में 67 का हाईएस्ट स्कोर आ गया है। रोमन पावेल के भी 5 मैच 123 रन है, लेकिन एक 63 का हाईएस्ट स्कोर, यानी कि बाकी 4 मैच में नहीं चले हैं। तो इस पूरी की पूरी बैटिंग लाइनअप की प्रॉब्लम वही है कि किसके ऊपर आप भरोसा करेंगे, लेकिन कंसिस्टेंसी आपको देखने को नहीं मिलने वाली। और इसी वजह से चाहे आंकड़े कुछ भी कहें, मैं सीधे सीधा आपको अगर अपने तरीके से कहूं तो आज के इस मैच के लिए जो बेस्ट ऑप्शंस हैं ना, उसमें एमिल लेविस को तो एक बार के लिए हटा भी दीजिए, लेकिन रोस्टन चेज आपकी टीम में जरूर होने चाहिए। और उसमें आंद्रे रसेल जो अपने होम ग्राउंड पर खेलेंगे, रोमारियो सेफर्ड और जेसन होल्डर को तो आपको टीम में रखना ही रखना चाहिए। इन चारों के अलावा आपके पास 2 और ऑप्शन हैं। एक रहेंगे अल्जारे जोसेफ, जिनके ऊपर निश्चित तौर पर आप भरोसा कर सकते हैं, और दूसरे रहेंगे साई होप। दोनों में से आपको किसको पिक करना है आप डिसाइड कर सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर पहली इनिंग की बॉलिंग होगी तो निश्चित तौर पर आप अल्जारे जोसेफ को जरूर पिक करिएगा, लेकिन पहली इनिंग की बैटिंग होगी तो वहां पर आप साई होप को लेकर के चले जाइएगा। यही सिर्फ आपको करना है, इससे ज्यादा सोचने की मेरे हिसाब से जरूरत है भी नहीं। निश्चित तौर पर ऐसा बिल्कुल नहीं कि बाकी प्लेयर परफॉर्म नहीं कर सकते, कर सकते हैं। हो सकता है सेंचुरी भी लगा दे कोई बैटर, लेकिन निश्चित तौर पर लॉजिकली वही 4-5 प्लेयर आपको बेस्ट दिखाई पड़ रहे हैं, जो भी हमने आंकड़े निकाले उसकी बेसिस पर। बाकी वेन्यू का भी स्टैट देखने आएंगे तो एमिल लेविस इस ग्राउंड पर भी 5 मैच 189 रन बना रखे, लेकिन एक ही मैच में 125 रन बना दिए हैं, यानी कि बाकी मैचेस में कुछ नहीं किया इन्होंने। तो कंसिस्टेंसी एक बड़ा इश्यू इस टीम के लिए है। हालांकि ब्रैंडन किंग का इतिहास निश्चित तौर पर इस ग्राउंड पर काफी अच्छा रहा है। और एक चीज और नोट करिएगा कि जो डिफरेंशियल प्लेयर्स पिक करते हैं आपने ग्रैंड लीग में, जो प्लेयर रोटेट करते हैं, उसमें निश्चित तौर पर जो आपको मैंने बता दिया है ऑलरेडी कि रोस्टन चेज, साथ ही साथ यहाँ पर आंद्रे रसेल, और इसके अलावा रोमारियो सेफर्ड, इसके अलावा जेसन होल्डर, ये 4 प्लेयर तो पक्के हैं आपके। लेकिन उसी में एक नाम यहाँ पर आ जाता है अल्जारे जोसेफ का, जिनको पहली इनिंग की बॉलिंग आपको लिए मैंने सजेस्ट कर रखा है। लेकिन इसी में जो आपको निश्चित तौर पर चेंजेस करने हैं ना ग्रैंड लीग के लिए, एक प्लेयर तो एमिल लेविस मिल ही जाते हैं, जिनको आप कई सारी टीमों में रोटेट कर सकते हैं। दूसरे प्लेयर ब्रैंडन किंग भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो उनका इस ग्राउंड पर रिकॉर्ड काफी अच्छा है ओवरऑल, और कंसिस्टेंसी के साथ रन बनाए इन्होंने इस ग्राउंड पर। और इनिंग के हिसाब से भी देखें तो दोनों इनिंग्स में काफी अच्छे रन बनाए हैं, जबकि लेविस ने सेकंड इनिंग में ज्यादा बेहतर किया इस ग्राउंड पर। लेकिन एक चीज जो ब्रैंडन किंग को लेकर के और है ना, वो ये कि अभी जो टेस्ट सीरीज हुई थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वहां पर भी बहुत अच्छा स्कोर इन्होंने नहीं किया, लेकिन बाकी सभी वेस्ट इंडियन बैटर से बेहतर दिखाई पड़े थे। हालांकि स्कोर इतना कम था कि फिर भी आप ये नहीं कहेंगे कि अच्छे फॉर्म में थे। तो निश्चित तौर पर एक ये और ऑप्शन निकल जाते हैं। बाकी साई होप तो हैं ही, बाकी प्लेयर जो बचते हैं वो रोटेट किए जा सकते हैं आपकी ग्रैंड लीग की टीमों में। इवन मैथ्यू फोर्ड, जो कि फिलहाल अभी तो अवेलेबल है नहीं, लेकिन गुदा केस मोदी के भी इस ग्राउंड पर 3 मैच में 8 विकेटें हैं, तो प्लेइंग इलेवन में खेलते तो उनको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। बाकी आगे बढ़ते हुए हेड टू हेड के स्टैट्स, वेन्यू के स्टैट्स को देखने के बाद प्लेयर बैटल के आंकड़े भी देख लें, जिसमें एमिल लेविस एडम जंपा पर 2 बार आउट हो चुके, 11 गेंद पर 12 रन बना करके। बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी इनको काफी हद तक परेशान करती है। 128 गेंद पर केवल 167 रन है, 9 बार आउट हो चुके हैं। और ओवरऑल किसी भी वेस्ट इंडियन खिलाड़ी को उठाकर अगर आप देखें ना, तो कोई एक प्रीमियर स्पिन बॉलर है सामने की टीम में तो इनको परेशान जरूर करेगा, स्पेसिफिकली लेग स्पिन बॉलर। इसी वजह से आपको एडम जंपा बार बार देखने को मिलेंगे। लेग स्पिन बॉलर आपको दिखाई पड़ेगा लगातार साई होप के खिलाफ, और उसी में लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर भी आपको दिखाई पड़ जाएंगे, और राइट आर्म फास्ट बॉलर, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जिनके पास एक्सप्रेस पेस है, वो भी इनके खिलाफ हमेशा गेम में दिखाई पड़ते। तो स्पिन खेलने को लेकर के ये टीम काफी कमजोर रही है, पूरा इनका इतिहास ही वही रहा है। और इसी वजह से एडम जंपा को बार बार हर एक नाम के साथ, या तो लेग स्पिन या तो एडम जंपा, आप कहीं पर भी उठा करके देख लीजिए आपको दिखाई पड़ेंगे। हालांकि रसल ने जंपा को अच्छा खासा पिटाई किया है उनका, लेकिन फिर भी एक बार आउट हुए हैं, तो ये चीज हमको कॉमन दिखाई पड़ती है। तो सामने की टीम में कौन कौन से स्पिन बॉलिंग ऑप्शन, एक तो जंपा है ही, उसके अलावा कौन से ऑप्शन है ये देखना जरूरी हो जाता है। और उसको देखने आएंगे तो एडम जंपा मोस्ट प्रोबेबली प्लेइंग इलेवन में खेलेंगे ही खेलेंगे। लेकिन स्पिन ऑप्शन के तौर पर एक और नाम रहेंगे मैथ्यू शॉर्ट, दूसरे नाम रहेंगे ग्लेन मैक्सवेल, जो कि अभी एमएलसी में बहुत अच्छा परफॉर्म करके आए हैं। मैथ्यू शॉर्ट ने भी बड़ी अच्छी बैटिंग करी थी वहां पर, और ग्लेन मैक्सवेल ने तो विकेटें भी 10 ले रखी थी वहां पर, और 250 के अराउंड रन भी बनाए थे। हालांकि यहां पर एक अपडेट आपको मैं और दे दूं कि जो मिचेल मार्श है, जो इनकी तरफ से ओपन करेंगे मोस्ट प्रोबेबली, ये भी बॉलिंग नहीं करने वाले हैं। और साथ ही साथ कैमरन ग्रीन, जिनको आपने टेस्ट सीरीज में भी बॉलिंग करते हुए नहीं देखा था, यहां पर भी ये बॉलिंग नहीं करने वाले हैं, ये 100% पक्का है। हालांकि चूंकि ये बॉलिंग नहीं करेंगे कैमरन ग्रीन, इसी वजह से काफी हाई चांसेस हैं एज ए स्पेशलिस्ट बैटर चूंकि खेलेंगे तो इनको बैटिंग ऑर्डर में प्रमोशन भी मिल सकता है, कहीं पर नंबर 3
3 पर, 4 पर या ओपनर के तौर पर भी खेल सकते हैं, ये हो सकता है। और जो बैटिंग ऑर्डर होने वाला ऑस्ट्रेलिया का ना, इसको लेकर के आप कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकते। हालांकि मेरे हिसाब से मैथ्यू शॉट ओपन करेंगे मिचेल मार्श के साथ, इंग्लिश नंबर 3 पर आएंगे। मिच ओवेन को देखना पड़ेगा खिलाते हैं या नहीं, बाकी खेलेंगे तो नंबर 4 पर ही जगह बनती दिखाई पड़ रही है। बाकी मैक्सवेल है, कैमरन ग्रीन है, टिम डेविड है। तो बैटिंग ऑर्डर निश्चित तौर पर फाइनल आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगा। बाकी बॉलिंग में देखा तो बेन डॉट स्विस है, टिम बार्टलेट है, नेथन एलिस है, जंपा है। और इसमें से कौन पावर प्ले में और डेथ ओवर में बॉलिंग करेगा, जिसमें जेवियर बार्टलेट तो इस वजह से भी अभी एमएलसी खेल कर के आए, वहां पर हाईएस्ट विकेट टेकर थे, कमाल की बॉलिंग वहां पर भी इन्होंने करी थी। और बाकी नेथन एलिस और बेन डॉट स्विस दो और मेन बॉलर, जहां पर जंपा भी ज्वाइन करेंगे। और बाकी इनके पास जैसे मिच ओवेन हो गए और साथ ही साथ मैक्सवेल हो गए, मैथ्यू शॉट हो गए, पार्ट टाइमर्स तो ढेर सारे हैं। और बाकी बेंच करके भी जो नाम है ना, उनके भी ऑप्शन के तौर पर आप देख सकते हैं, जहां पर कुनेमान भी के पास एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, जिनको ये टीम ट्राई कर सकती है कहीं ना कहीं पर। बाकी इनका टी20 करियर आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। मिच ओवेन ध्यान रहे अभी तक ऑस्ट्रेलिया के लिए टी20 मैचेस नहीं खेले हैं। डोमेस्टिक में 48 मैच में 960 रन, 25 का एवरेज है, 24 विकेटें भी हैं। और साथ ही साथ मैट कुनेमान को भी अभी डेब्यू करना बाकी है। बाकी प्लेयरों ने क्या किया है अपने टी20 इतिहास में, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं करियर के आंकड़ों के तौर पर। और उसके बाद आगे बढ़ते हुए रिसेंट फॉर्म अगर आप देखें तो फॉर्म के बेसिस पर अगर आप समझने की कोशिश करें तो एक तो इनके पास मिचेल मार्श है कप्तान, जो कि ना सिर्फ ओपन करेंगे बल्कि अभी आपने आईपीएल इनको आखिरी बार खेलते हुए देखा था, वहां पर जबरदस्त फॉर्म में थे। आंकड़े आपके सामने हैं ही, तो निश्चित तौर पर एक शानदार ऑप्शन है जिनको सीधे टीम में आपको लेना। और ध्यान ये भी रखना है कि आज जब आप फैंटेसी की टीम बनाएंगे ना, तो वेस्ट इंडीज की तरफ से आपने क्या देखा था, ये 4 ही प्लेयर है जिनको लोगों ने अपनी टीम में रखा, तो बाकी 7 प्लेयर निश्चित तौर पर लोग ऑस्ट्रेलिया की तरफ से लेकर के जाना चाहेंगे। लेकिन जब आप देखेंगे उस फैंटेसी एप्लीकेशन पर ना, तो मिचेल मार्श सभी की टीम में है, मैथ्यू शॉट सभी की टीम में है, जोश इंग्लिश सभी की टीम में है, साथ ही साथ मैक्सवेल सभी की टीम में आपको दिखाई पड़ेंगे, बार्टलेट और जंपा सभी की टीम में दिखाई पड़ेंगे। मतलब 6 प्लेयरों को लेकर के किसी के दिमाग में कोई डाउट है नहीं। और उसमें आपको मैंने क्या कहा था अभी कुछ देर पहले कि जेवियर बार्टलेट जो है अभी एमएलसी खेल करके आए, वहां पर हाईएस्ट विकेट टेकर है टूर्नामेंट में, 18 विकेट लेकर के, और बल्ले से कई बार इन्होंने रन भी बना करके दिखाया है। तो निश्चित तौर पर इनको लेकर के कोई डाउट नहीं है। स्पिन जैसा खेलती है वेस्ट इंडीज की टीम, उसको लेकर के जंपा को भी लेकर के कोई डाउट नहीं है, और जबरदस्त फॉर्म में है भी। और उसके साथ साथ ग्लेन मैक्सवेल ये भी काफी अच्छे फॉर्म में रहे हैं। हालांकि इनका बैटिंग ऑर्डर हमको देखना पड़ेगा कि कहां पर इनको बैटिंग कराया जाएगा इस सीरीज के अंदर। हालांकि चूंकि ये बॉलिंग भी करने वाले हैं ना, तो इस वजह से वो डाउट आपको दूर करके टीम में इनको भी रखना पड़ेगा। और बाकी मिचेल मार्श तो टीम में 100% आने ही वाले हैं। और मैथ्यू शॉट की जो यूटिलिटी है, जब बैटर और जब बॉलर और जैसे फॉर्म में है, इनको भी आप ड्रॉप नहीं कर सकते। तो बेसिकली, और इवन जोश इंग्लिश ये भी अगर आप देखें ना, तो काफी ठीक ठाक फॉर्म में रहे। तो वो जो 6 प्लेयर जो कि सभी के टीम में है, आपके टीम में भी आने चाहिए। ज्यादा से ज्यादा ये नंबर्स देकर के ये समझ में आता है कि जोश इंग्लिश के जहां पर आप निश्चित तौर पर मिच ओवेन को भी ट्राई कर सकते हैं, या तो दोनों को भी लेकर के जा सकते हैं अगर मिच ओवेन प्लेइंग इलेवन में खेलते हैं। हालांकि अगर आप आखिरी के 4-5 मैचेस देखें तो इनके उतने अच्छे नहीं गए थे। और जो मेजर लीग क्रिकेट हुआ था अमेरिका में, वहां पर मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड जीत करके आए हैं। वहीं पर एक मैच में इन्होंने 5 विकेट भी लिया था, लेकिन निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट दिखाई नहीं पड़े थे। अगर ये टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते तब तो एक अच्छा ऑप्शन होंगे, वरना आप इनको ड्रॉप कर भी सकते हैं। बाकी आपके पास इसके अलावा भी देखेंगे तो बेन डॉट स्विस का बहुत अच्छा ऑप्शन है, नेथन एलिस का बहुत अच्छा ऑप्शन है, जिसमें जोश इंग्लिश को भी और मिच ओवेन को भी एक बार के लिए ड्रॉप करके निश्चित तौर पर आप इन दोनों में से कोई भी बॉलर, और जैसा कि आपने भी कुछ देर पहले देखा था ना कि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग बहुत अच्छा नहीं खेलती वेस्ट इंडीज की टीम, तो वहां पर बेन डॉट स्विस एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन जाते हैं, जो कि अच्छे फॉर्म में भी हैं 7वें प्लेयर के तौर पर। बाकी नेथन एलिस भी बहुत अच्छे ऑप्शन रहेंगे। और बेंच पर भी जो नाम है ना, वो भी काफी अच्छे फॉर्म में सारे प्लेयर आपको दिखाई पड़ेंगे। तो निश्चित तौर पर ऑस्ट्रेलिया की टीम यहां पर भी काफी हाईली पॉसिबिलिटीज के साथ मैच को जीतते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन वेस्ट इंडीज की टीम निश्चित तौर पर टी20 फॉर्मेट में उसको हराना इतना आसान है नहीं। बाकी हेड टू हेड के आंकड़े देखें कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ कैसे आंकड़े रहे हैं इन सभी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के, तो मिचेल मार्श तो 10 मैच में 337 रन है, 33 के एवरेज है, 8 विकेट है, लेकिन जोश इंग्लिश कुछ खास कमाल कर नहीं पाए हैं। बाकी ग्लेन मैक्सवेल के आंकड़े भी काफी अच्छे हैं, 6 मैच में 188 रन, 1 विकेट, 2 मैच में 15 रन, 2 विकेट है कैमरन ग्रीन के, लेकिन बॉलिंग तो फिलहाल करने वाले हैं नहीं, तो उस आंकड़े को हटा दे तो उतने यूटिलिटी इनकी बचती नहीं। टिम डेविड बैटिंग ऑर्डर में बहुत नीचे आने वाले हैं, रन हालांकि फिर भी बना रखे हैं। जेवियर बार्टलेट के एक मैच पे 2 विकेट हैं, 11 में 11 विकेट जंपा के हैं। बेंच पर भी 2 प्लेयर है, जैसे एक तो है एरन हार्ड, एक सीन बॉर्ड, जो एक मैचेस खेले हैं, एक विकेट निकाल पाए हैं। तो हेड टू हेड में थोड़ा एक्सपीरियंस आपको कम देखने को मिलेगा, लेकिन जो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि कौन कौन से प्लेयर आपके टीम में आने चाहिए, वो तो यहाँ पर आपको टिका हुआ दिखाई पड़ेगा। बाकी इस मैदान पर कोई भी ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर टी20 मैच खेला है नहीं, तो उसका डेटा आपको नहीं मिलेगा। बाकी प्लेयर बैटल के आंकड़े अगर आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं, जहां पर आपको दिखाई पड़ेगा कि मैथ्यू शॉट का तो कोई डेटा है नहीं,
इवन मिच ओवन का भी कोई डेटा नहीं मिलेगा वेस्ट इंडीज के खिलाफ। लेकिन मिचेल मार्श, अल्जारी जोसेफ की 11 गेंद पर 16 रन बनाकर के 2 बार आउट हो चुके हैं। बाकी अकील हुसैन को ठीक ठाक खेल गए हैं, रसेल को अच्छा खासा पीटा है। बाकी जोश इंग्लिश की बात करें तो रोस्टन चेज के दूसरी ही गेंद पर आउट हो चुके हैं, होल्डर पर भी 11 गेंद पर 11 रन बनाकर के 2 बार आउट हो चुके हैं। तो ये एक ऐसे इनकी टीम की बैटिंग ऑर्डर में प्लेयर हैं जो कि ड्रॉप किए जा सकते हैं, हालांकि रिस्की होगा लेकिन ये काम आप कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हुए देखें तो ग्लेन मैक्सवेल है, रोमारियो सेफर्ड पर 2 बार आउट हो चुके हैं 20 गेंद पर 35 रन बना करके। कैमरन ग्रीन है, अल्जारी जोसेफ की 7 गेंद पर 1 रन बना करके 2 बार आउट हो चुके हैं। और टीम डेविड पे जेसन होल्डर पर आउट हो चुके हैं। तो जो आपको मैं ऑप्शन वेस्ट इंडीज की टीम की तरफ से बता रहा था जो 4 थे, तो उसके अलावा मेरे हिसाब से अल्जारी जोसेफ ही, जैसे वो अभी टेस्ट सीरीज में करके आए हैं और बाकी जैसा वो आउट कर चुके हैं कई बार कई सारे ऑस्ट्रेलियन बैटर्स को, तो वो 5वें प्लेयर के तौर पर या किसी दूसरे प्लेयर की जहां पर आपकी टीम में आ सकते हैं, ये दिखाई पड़ता है। बाकी मिचेल मार्श और मैथ्यू स्वॉट ये 2 सबसे बेस्ट और कॉमन कप्तान है, उस कप्तान के ऑप्शन है आज के इस मैच के लिए, जिसमें एमिल लेविस, ध्यान रखिएगा सेकेंड इनिंग की बैटिंग अगर हो वेस्ट इंडीज की तो एमिल लेविस को जरूर कप्तान ट्राई कर सकते हैं, जोश इंग्लिश को ट्राई कर सकते हैं और साथ ही साथ आंद्रे रसेल को तो स्मॉल लीग में भी ट्राई कर सकते हैं, बाकी दोनों को ग्रैंड लीग में। बाकी फाइनल टीम जो आज की इस मैच की बनी उस पर अभी के लिए क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि टॉस के बाद पिच रिपोर्ट और फाइनल टीम आपको मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर मिलेगी, तो दोनों को जाकर के ज्वाइन कर दीजिए। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन कमेंट है वहां पर मिल जाएगा, तो जाइए जल्दी से ज्वाइन हो जाइए और उससे भी इंपॉर्टेंट है कि वीडियो पूरा देख लीजिए। ये वीडियो फिलहाल यहाँ पर होता है खत्म, चलते हैं, नमस्कार।